नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं विज्ञान विषय के तीसरे पार्ट आनुवंशिकी के। तो हम पढ़ लेते हैं। हम पहले देख लेते हैं। पार्ट 3 का नाम है आनुवंशिकी। तो आप आनुवंशिकी शब्द से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी को। तो आनुवंशिकी की परिभाषा हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों की सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए आनुवंशिकी किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो अगर ये भी आ जाए आनुवंशिकी का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया बेटसन ने। इस शब्द का प्रयोग किसने किया? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। फिर हम दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। आनुवंशिक लक्षण किसे बोलते हैं? सजीवों में लैंगिक जनन की समय सजीवों में लैंगिक जनन होता है, एक लिंगी या द्विलिंगी। तो सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय जब जीवों में संतति उत्पन्न करने की लैंगिक क्रिया हो रही है, उस समय लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगर संचरण हो रहा है तो वो लक्षण कौन सा लक्षण कहलाएगा? आनुवंशिक लक्षण। और तीसरी जो परिभाषा इसमें महत्वपूर्ण है वो है वंशागति किसे बोलते हैं? आनुवंशिक लक्षण मतलब हमारे जो भी लक्षण होते हैं, लोग बोलते नहीं बोलते हैं तेरे दादाजी जैसा तेरी शक्ल दिखती है, आवाज़ मिलती है, तो वैसे ही ये वंशागति यही है। आनुवंशिक लक्षण उनको ही बोलते हैं। आनुवंशिक लक्षणों का जनक से संतति, जनक मतलब जन्म देने वाला, जन्म देने वाले से जो लक्षण उसके बेटे में जा रहे हैं वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं और इसको वंशागति बोलते हैं। और वंशागति का इसी प्रकार से वंशागति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका प्रयोग किया स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। एक बार फिर से इन तीनों परिभाषाओं को रिवीजन करो। तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, तीनों का रिवीजन करवा देता हूँ। आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। और इसका प्रयोग किसने किया? बेटसन ने किया। आनुवंशिक लक्षण किसे बोलते हैं? दूसरी परिभाषा महत्वपूर्ण है। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मक द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण। और तीसरी जो परिभाषा है वंशागति। आनुवंशिक लक्षण का जनक से संतति मतलब जन्म देने वाले से संतति में जो गुण आ रहे हैं वो आनुवंशागति कहलाती है। उन गुणों को तो इसका प्रयोग किसने किया? स्पेंसर ने किया इसका प्रयोग। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मेंडलवाद। ग्रेगर जॉन मेंडल सर के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं मेंडलवाद और मेंडल की सफलता के कारण। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। आपने अभी आनुवंशिकी की परिभाषा पढ़ी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, तो याद रखना है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट में इनको मेंडल बोलते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ देख लीजिए, 22 जुलाई 1822 को। कहाँ पे? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में फिर हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलिशियन गांव में इनका जन्म हुआ। फिर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून चर्च में पादरी बने। ये चर्च होते हैं, चर्च में ये पादरी थे। कब बने थे ये पादरी?
चर्च में पादरी 1843 में पादरी बने थे चर्च में। फिर 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई, इनका देवलोक गमन हो गया। कब हुआ? 6 जनवरी 1884 को। परीक्षा में एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल की जीवनी बताइए आप, तो ये इनको आप याद कर लीजिए, तो ये महत्वपूर्ण है। 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम पढ़ेंगे अब मेंडल के पादप के कारण। तो मेंडल ने मटर का पादप चुना था, तो उसके क्या कारण थे? तो पहला 1 वर्षीय पादप था, उन्होंने आम को सेलेक्ट नहीं किया और बड़े बड़े वृक्ष को सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उनको बड़ा होने में टाइम लगता है, उनके फल लगने में टाइम लगता है, तो तब तक तो उनका जीवन भी निकल जाएगा। इसलिए उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट छोटा पादप चुना। मटर 1 वर्षीय होता है, 1 साल में कई पीढ़ियाँ उसकी देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। दूसरा क्या है? द्विलिंगी पुष्प है मटर। आपने पिछली कक्षाओं में एक लिंगी द्विलिंगी के पुष्पों के बारे में सुना होगा। मटर एक द्विलिंगी पुष्प है, इसके कारण इसका शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध वंश क्रम इसका प्राप्त किया जा सकता है मटर का। इसी कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने ये मटर के पादप का चयन किया। तीसरा जो कारण है, विपुंसन द्वारा कृत्रिम परपरागण, यानी कि स्वपरागण एवं कृत्रिम परपरागण के बारे में आपने सुना होगा। स्वपरागण मतलब उसी पुष्प के परागण द्वारा परागकण उसी पुष्प के सर स्त्री के सर पर बैठते हैं, तो वह स्वपरागण कहलाती है। और कृत्रिम मतलब अपनी तरफ से हम अगर परागकण उसके स्त्री के सर पर रख दें तो विपुंसन द्वारा कर सकते हैं हम, इसलिए उन्होंने मटर के पादप का चयन किया। और जो चौथा जो कारण है, मटर के पौधे में 7 विपर्यासी जोड़े पाए जाते हैं। आपने सुना पढ़ा होगा, किताब में देखा होगा, जो सारणी बनी हुई है, पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, इसको आप याद कर लीजिए। परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मेंडल द्वारा चयन किए गए 7 विपर्यासी जोड़े की सारणी का चित्र बनाइए, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आप इसको याद कर लीजिए, आपको जब भी टाइम मिले आप याद कर लीजिए इसको अवश्य, क्योंकि आपके 4 नंबर कटवा सकता है। तो 7 विपर्यासी जोड़े पाए जाने के कारण इन्होंने सेलेक्ट किया। अब हम पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण और मेंडलवाद के पुनर्खोजों के बारे में। मेरे प्यारे प्रिय मित्रों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल की पुनर्खोज, मेंडलवाद की पुनर्खोज। तो पहले पढ़ लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण, वो सफल क्यों हुए, उनकी सक्सेस के पीछे का क्या कारण था, उन्होंने क्या कुछ किया जो उन्हें सक्सेस मिल गई। तो उसमें पहला है, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन। उन्होंने क्या किया कि एक लक्षण था, उसकी एक ही वंशागति का एक ही समय में अध्ययन किया, इसके कारण से वो सफल हुए। दूसरा था आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण। उन्हें जो भी आंकड़े प्राप्त होते थे, वो जो भी कार्य करते थे, उन्हें जो भी आंकड़े प्राप्त होते थे परीक्षण से संबंधित, उनका वो सही तरीके से एनालिसिस करते थे और समझते थे क्या कमी रह गई, क्या पेशी रह गई, अगले वाले में क्या सुधार कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने विश्लेषण किया। तीसरा जो है पादप का उचित चुनाव, ये अहम भूमिका निभाता है इसमें कि आप पादप का चुनाव कौन सा कर रहे हो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पादप का उचित मटर के पौधे का चुनाव किया। अब पढ़ेंगे मेंडलवाद की पुनर्खोज। जब ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उनके नियमों को किसने खोजा और किसने इस संसार में स्थिर बनाए रखा। तो उसमें 35 वर्ष बाद, तो वो 35 वर्ष तक तो पता ही नहीं चला कि ये क्या है। फिर 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। फिर हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, एक साइंस वैज्ञानिक है, हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वन शेरमैक, इन तीनों ने अलग अलग तरीके से कार्य करते हुए अपनी अपनी लैबों में आंकड़ा निकाला। और इनके जो नियम थे मेंडलवाद के वंशागति के नियम, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, उनके नियम उनको सही ठहराया कि बिल्कुल सही है। ये 1900 में इनके पुनर्खोज की मेंडलवाद की, किन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग
कार्य करते हुए। पहला कौन थे? हॉलैंड के हुगो डी बेरीज, दूसरे जर्मनी के कार्ल कोलेंस, तीसरे ऑस्ट्रिया के एरिन वन शर्मेक। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है। तो आप आज की कक्षा में बस इतना ही। कल कुछ आपके लिए नया लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।